ठीक है। जो हिजानत वर्ड है उसका सीधा सीधा मतलब है नाबालिग का भरण पोषण और उसका संरक्षण करना। इसमें किन किन व्यक्तियों को मिलता है भरण पोषण और संरक्षण का? ठीक है, माता, मातृ पक्ष के स्त्री संबंधी, पैतृक स्त्री संबंधी और प्रोहिबिटेड डिग्री में जो जुड़े होंगे उन लोगों का है। हम लोग जो आज देखने वाले हैं वो दोनों को साथ में देखेंगे। एक्चुअली आज हम लोग जो है वो सिर्फ नफाक को देखेंगे और बचा जो हिजानत उसको कर देंगे। हम लोग आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? हिंदू लॉ जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ एक एक्ट था, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। वो मेंटेनेंस का डेफिनेशन क्या कह रहा था कि कहाँ था? सेक्शन 3 का बी, और मेंटेनेंस को वहाँ बताया कि हर एक केस में रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट इसको मानेंगे, और अनमैरिड डॉटर के केस में उसका रीजनेबल एक्सपेंसेस जो उसके शादी में होने वाला है वो उसको मानेंगे। ठीक, यहाँ पर वो सिर्फ हिंदू पे लागू होता था। यहाँ पर हम लोग किसको क्या क्या मेंटेनेंस मान सकते हैं? तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों तो रहेगा ही रहेगा। कुछ और रीजनेबल नेसेसिटीज, कोई और रीजनेबल नेसेसिटीज है जो एक पर्सन उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है, और भी कोई एक ऐसा चीज जिसके बिना एक पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता है। और एग्जाम्पल, वो अगर पर्सन बीमार है तो अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। उस केस में उसका जो ट्रीटमेंट का खर्च होगा वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो मेंटेनेंस में क्या क्या मांगा जा सकता है, ये समझ में आ गया? अब कौन कौन मांग सकता है इस पे चर्चा करना है हम लोग को। तो यहाँ पर मेंटेनेंस जो है वो दो ही तरह के रिलेटिव को मिलेगा। हर एक को मेंटेनेंस नहीं ना देते रह सकते हैं आदमी। तो या तो उससे वो मैरिज के रिलेशन के थ्रू हुआ हो, मतलब उस पर्सन से जो मेंटेनेंस मांग रहा है वो शादी के रिलेशन, निकाह के रिलेशन के थ्रू हो, या फिर वो ब्लड रिलेटेड हो। जब हम मैरिज वाला रिलेशन पढ़ेंगे तो वही नफाक कहलाएगा, और जो ब्लड रिलेशनशिप पढ़ेंगे वो हजानत कहलाएगा। ठीक है, किसको किसको हम दे रहे हैं? वाइफ को, जो कि हजानत कहलाता है, अनमैरिड डॉटर, मदर और मदर के फैमिली वालों को, अदर वीमेन जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आते हैं। ठीक, एक लिस्ट हम जब शुरू होते ही पढ़े थे कि किनको किनको मेंटेन करेंगे। माता को, मातृ पक्ष के संबंधी को, पैतृक स्त्री संबंधी को, और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में जो आते हैं उनको। ठीक है, किनको किनको मेंटेन करेंगे समझ में आ गया? वाइफ छोड़ा के 4 कैटेगरी और इतने लोगों का मेंटेनेंस का दायित्व है। हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो पहले स्टार्ट करेंगे मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वाइफ का। ठीक, अब मुस्लिम वाइफ का मेंटेनेंस कैसे करेंगे इसको हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे।
वाइफ का मेंटेनेंस 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक, मेंटेनेंस जब वाइफ के साथ शादी चल रहा हो, कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज के दौरान उसका मेंटेनेंस का क्या राइट है। जब वो वीडियो बन गई तब उसके मेंटेनेंस का क्या राइट है, और जब वो डाइवोर्सी वाइफ बन गई तब उसका मेंटेनेंस का क्या राइट है। इन तीनों कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वाइफ का मेंटेनेंस हम लोग 3 कैटेगरी में देख रहे हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पहले समझो, फर्स्ट कैटेगरी, वाइफ जिससे शादी हुआ होगा और शादी के दौरान कैसे उसका मेंटेनेंस किया जा सकता है। मुस्लिम मैरिज में मैरिज का बेसिक पर्पस यही था कि वैसी विमेंस का मेंटेनेंस किया जाए, संरक्षण किया जाए जो अपने आप को मेंटेन करने में असमर्थ है। ठीक, पैगंबर मोहम्मद साहब बताया था ना कंडीशन कि एक से ज्यादा शादी आप किस कंडीशन में कर सकते हो, जब सारी वाइफ को इक्वली मेंटेन कर सकते हो तभी जाके आप एक से ज्यादा शादी करो, और नहीं तो फिर मत करो। तो मेंटेन करना कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज के दौरान बहुत इम्पोर्टेंट है वहां पर मुस्लिम में। ठीक, किसको मेंटेन करेगा? अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों का लीगली मैरिज है, लीगल स्टेटस दोनों को प्रदान है हस्बैंड और वाइफ का, तो हस्बैंड का ये ड्यूटी है कि वाइफ को मेंटेन किया जाए। इवन हस्बैंड फाइनेंशियली इनकैपेबल है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो भी उसको कुछ ना कुछ करके अपनी वाइफ को मेंटेन करना ही है, नहीं तो फिर आप शादी ही कीजिए। ठीक है। दूसरा, वाइफ के पास अगर सफिशिएंट मीन्स है तब पर भी हस्बैंड को ही मेंटेन करना है। समझ में आ रहा है? हस्बैंड खुद फाइनेंशियली इनकेपेबल है तब पर भी लायबिलिटी हस्बैंड पे है, और वाइफ अगर फाइनेंशियली कैपेबल है तब पर भी लायबिलिटी हस्बैंड पे ही है। हर एक केस में हस्बैंड का ही लायबिलिटी है कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे। जब वाइफ को मेंटेन किया जा रहा है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ वैलिड मैरिज, तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वाइफ जो है हस्बैंड से तब ही मेंटेनेंस मांग सकती है जब वो अटेंड कर ले एज ऑफ प्यूबर्टी को। एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेंड करने से पहले वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ वैलिड मैरिज। जो भी कंडीशन बता रहे हैं सब वैलिड मैरिज के कंटिन्यूएशन का करके बता रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अगर हस्बैंड अपनी ऐसी वाइफ को मेंटेन नहीं कर रहा है जो एज ऑफ प्यूबर्टी अभी तक नहीं आया है उसको, तो उसके गार्जियन मेंटेनेंस का क्लेम करेंगे। ठीक है। एज ऑफ प्यूबर्टी आ गया है तो खुद मांगेगी, एज ऑफ प्यूबर्टी नहीं आया है तो उसके गार्जियन मांगेंगे। दूसरा चीज कि जो वाइफ है वो वैलिडली मैरिज होनी चाहिए। वैलिड मैरिज मतलब सही, जो शादी का स्टेटस है वह सही होना चाहिए। फासिद और बातिल शादी जो होता है, वॉइड और इरेगुलर, वो उसमें मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। मेंटेनेंस का शर्त है कि शादी सही यानी वैलिड मैरिज होना चाहिए। एक थिंकर है आपके टैब जी, टैब जी, ठीक है। टैब जी
का ये कहना है कि इरेगुलर मैरिज भी हुआ है तब पर भी हस्बैंड का ही लायबिलिटी बनता है। जो ट्रेडिशनल मुस्लिम लॉ है उसमें जरूरी है कि वाइफ जो हो वो वैलिडली मैरिड वाइफ हो, लेकिन एक पॉलिटिकल थिंकर है टैब जी, उनका ये कहना है कि इरेगुलर मैरिज भी है तब पर भी हस्बैंड का ही लायबिलिटी बनता है कि वाइफ को मेंटेन करे। और मुत्ता मैरिज वाली वाइफ है तो मुत्ता मैरिज से जो वाइफ है वो सेक्शन 125 और CRPC में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है हस्बैंड से। ठीक है। तीसरा कंडीशन ये है कि वाइफ जो है वो फेथफुल वाइफ होनी चाहिए, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और चौथा कंडीशन है कि मेंटेनेंस के साथ साथ वो सेपरेट रेसिडेंस का डिमांड भी कर सकती है कुछ कंडीशंस में, कि हमको मेंटेनेंस भी दो और अलग से रहने का व्यवस्था भी करवाओ। अगर शादी के समय कुछ प्रॉम्प्ट डावर का तय किया गया हो, शादी के बाद फीमेल ने प्रॉम्प्ट डावर का डिमांड किया, हस्बैंड ने उसको प्रॉम्प्ट डावर नहीं दिया और मैरिज अभी तक कंज्यूमेट नहीं हुआ, तब उस केस में फीमेल मेंटेनेंस के साथ साथ सेपरेट रेसिडेंस भी मांग सकती है। और कल हम बताए थे कि उसके पास और भी रेमेडीज अवेलेबल है, प्रोहिबिशन रोक देगी। तीसरा रेमेडी ये था उसके पास कि वो इंटरेस्ट के साथ पैसा लेगी जिस दिन से मांग दी है। ठीक है। तो इस केस में प्रॉम्प्ट डावर का डिमांड किया गया है, मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुआ है, तो सेपरेट रेसिडेंस का भी डिमांड कर सकती है वो मेंटेनेंस के साथ साथ। ठीक है। हस्बैंड गिल्टी हो क्रूएलिटी का, हस्बैंड को कोर्ट ने गिल्टी करार दे दिया है क्रूएलिटी का और अभी दोनों में डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो उस केस में वो मांगेगी, या फिर डाइवोर्स हो भी गया तब पर भी मांगेगी, हम बताते हैं कैसे, लेकिन अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है तो मांगेगी अपना सेपरेट रेसिडेंस प्लस मेंटेनेंस। तीसरा, पहली वाइफ जो है उसके कंसेंट के बिना उसने दूसरा शादी कर लिया तो वो मेंटेनेंस भी मांगेगी और सेपरेट रेसिडेंस भी मांगेगी। ये था वाइफ जो लीगली वेडिड वाइफ है उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजन। मेंटेनेंस ऑफ विडो, विडो कैसे हो गई? हस्बैंड का डेथ हो गया तो वो विडो बन गई। तो हस्बैंड जब मर गया उस अपने पीछे कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के गया होगा, उस विडो को ये राइट नहीं है कि उस प्रॉपर्टी में से वो मेंटेनेंस प्राप्त करे, उसको सिर्फ प्रॉपर्टी को रिटेन करने का राइट है। कल हम बता रहे थे राइट ऑफ विडो, उसमें हम ये बताए थे कि विडो जो है उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकती है नॉट एज ए ऑनर, लेकिन उसमें से वो मेंटेनेंस नहीं निकाल सकती है, क्योंकि हम बताए थे जो प्रॉफिट्स होते हैं और ये होते हैं उस पर विडो का कोई राइट नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी का जब डिवोल्यूशन होगा, बंटवारा होगा, तो एक शेयर जो होता है वो विडो को भी मिलता है। ठीक है। तो वो उस प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा पाने की हकदार होगी। समझो इसको थोड़ा सा। हस्बैंड मरा, हस्बैंड का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में से उसको हिस्सा देने पे नहीं रोक रहा है,
लेकिन उस प्रॉपर्टी से उसको मेंटेनेंस देने के लिए रोक दिया है। ठीक है, और एक से ज्यादा वाइफ हुई तो सभी वाइफ को इक्वली हिस्सा मिलेगा, इससे नहीं रोक, लेकिन मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि मेंटेनेंस एक प्रॉपर्टी से कैसे निकाला जा सकता है? उस प्रॉपर्टी पे किसी टाइप का किराया वगैरह लगा दिया जाए, उसको कुछ मॉर्गेज वगैरह कर दिया जाए, तो ये सब का तो राइट विडो को है ही नहीं, तो उसको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें यही था कि विडो का इतना ही राइट है कि उसको प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा, प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। डाइवोर्स मुस्लिम वाइफ का मेंटेनेंस का क्या क्या राइट है? ठीक है, तो डाइवोर्स मुस्लिम वाइफ के मेंटेनेंस के राइट को हम लोग 3 कैटेगरी में देखेंगे। एक, उनका पर्सनल लॉ क्या कहता है। दूसरा, सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या कहता है। तीसरा, ये जो आपका एक्ट है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 क्या कहता है। ठीक, इन 3 कैटेगरी पे हम देखेंगे। आगे इसका फुल नेम लिखे हुए हैं, जब इसको बताएंगे तो वहां डी। पहला टॉपिक, उनका पर्सनल लॉ क्या कहता है। ठीक, उनका जो पर्सनल लॉ है वो ये कहता है कि एक तलाकशुदा बीवी को सिर्फ और सिर्फ उसके इद्दत के पीरियड तक ही मेंटेन किया जा सकता है, उसके बाद मेंटेनेंस का लायबिलिटी हस्बैंड का नहीं होता है। अब वो कैसे तलाक दे रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर उसको टूहड़ पीरियड के 3 महीना का रखना रहता है ना, टूहड़ पीरियड में डाइवोर्स दिया तो उसको 3 लूनर मंथ देखना होगा, और टूहड़ पीरियड में नहीं दिया है तो 3 मंथ का देखना होगा। तो मैं मोटा मोटी 3 महीना तक ही ट्रेडिशनल लॉ जो है उसमें मेंटेनेंस का बात करता है। ठीक है, ट्रेडिशनल में उससे ज्यादा नहीं देखना है। सेक्शन 125 CRPC में क्या कहता है। देखो, CRPC सेक्शन 125 ये कहता है कि किन किन लोगों का मेंटेनेंस किया जा सकता है ना। वहाँ CRPC में 125 से 128 तक है प्रोविजन ऑफ मेंटेनेंस, और ये चैप्टर CRPC का जो है वो आपका है 9, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक, वहां पर सेक्शन 125 का 1 है। 1 का जब B देखेंगे तो वहां पर आपको बताया है कि वाइफ कौन होती है। ठीक, यहाँ पर CRPC में एक्सप्लेनेशन है, ये 1 लिखा गया है। 1 में CRPC सेक्शन 1 में एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन का B जो है वो बताता है कि वाइफ आखिर होती कौन है। तो यहाँ पर बोलता है वाइफ इंक्लूड्स अ वीमेन हु हैज बीन डाइवोर्स, जिसको डाइवोर्स दे दिया गया है, और हैज ऑब्टेन ए डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड। या तो हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया है, या तो उसने खुद ही डाइवोर्स ले लिया है और वो दोबारा शादी नहीं की है, तो उसको भी हम लोग वाइफ मानेंगे।
और उसको भी मेंटेनेंस का राइट देंगे 125 CRPC। ठीक है, जो इसको पढ़ रहे हैं उसके साथ दो से कुछ बातों को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि जो वाइफ मेंटेनेंस मांग रही है उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं होना चाहिए खुद को मेंटेन कर पाए, और हस्बैंड जो है वो रिफ्यूज किया है या नेग्लेक्ट किया है उसको मेंटेन करने के लिए, और वाइफ उसके बाद अपने आप को मेंटेन करने में असक्षम है। तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक है, क्या क्या कंडीशन? सफिशिएंट मीन्स ना हो, हस्बैंड उसको नेग्लेक्ट किया है या रिफ्यूज किया है, और जो वाइफ है उसके वो खुद को अपने आप मेंटेन नहीं कर सकती है, तब जाके मेंटेनेंस मिलता है। जब हम लोग CRPC 125 का बात कर रहे हैं तो CRPC एक यूनिफॉर्म लॉ है, वहां पर कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि किस रिलीजन पे वो लॉ अप्लाई करेगा और किस रिलीजन पे नहीं करेगा। सीधा सीधी यही बात है कि जो इंडियन है, जहां जहां CRPC जिस आदमी पे लागू होता है उस आदमी पे मेंटेनेंस का प्रोविजन भी लागू होगा। ठीक, तो इस हिसाब से मुस्लिम पे भी मेंटेनेंस का प्रोविजन लागू होना चाहिए। केस वाइज मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1985 का केस है। इस केस में मेन डिस्प्यूट इसी पॉइंट को लेके था कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को कब तक मेंटेन करेगा, क्योंकि हस्बैंड ने ये प्ली लिया था कि हमारा ट्रेडिशनल लॉ जो है, हमारा पर्सनल लॉ है, वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत ही हमको अलाउ करता है कि हम वाइफ को मेंटेन करें। और वाइफ जो थी शाहबानो बेगम, उन्होंने सेक्शन 125 CRPC का लगाया था, और CRPC में ये प्रोविजन है कि जब तक कि वो फिर से शादी ना कर ले तब तक उसको मेंटेन करना है। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि CRPC के अंडर एक मुस्लिम विमेन को भी मेंटेनेंस मांगने का अधिकार है, क्योंकि CRPC में ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा गया है कि सेक्शन 125 से 128 जो है वो मुस्लिम लोगों पे लागू नहीं किया जाए। कोर्ट ने इस केस में मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम में ये हेल्ड किया कि जब तक वाइफ जो है दोबारा शादी ना कर ले, या फिर सेक्शन 125 के 4 या 127 के 3 में किसी भी कंडीशन का वायलेशन ना कर दे, वो हकदार है मेंटेनेंस पाने की। कौन कौन कंडीशन का वायलेशन करने से मना कर रहा? कह रहा है कि वाइफ जो है वो एडल्ट्री में ना रह रही हो, लिविंग इन एडल्ट्री बोल रहा है, एक सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री नहीं बोल रहा है, लिविंग इन एडल्ट्री। जिस व्यक्ति के साथ एडल्ट्रियस रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है उसी के साथ रह रही है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर ए सिंगल टाइम। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अब वो रह रही है अलग अलग, और हस्बैंड जो है उसको बिना किसी रीजनेबल काउज के मेंटेन करने से मना कर रहा हो। वाइफ जो है वो हस्बैंड से अलग रह रही है और
बिना किसी रीजनेबल कॉज के हस्बैंड जो है वाइफ को मेंटेन करने से मना कर रहा है, या फिर दोनों ने आपस में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट कर रखा है, तो सॉरी रीजनेबल कॉज वाला गलत बोल गया। वाइफ जो है वो बिना किसी रीजनेबल कॉज के हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, तब वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अलग रहने का कोई ना कोई रीजनेबल कॉज होना चाहिए, या फिर दोनों ने हस्बैंड और वाइफ ने आपस में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट कर रखा है कि हम तुमसे मेंटेनेंस नहीं लेंगे, या फिर वाइफ ने अपना राइट टू मेंटेनेंस को सरेंडर कर दिया हो, वेव कर दिया हो कि जाओ हम तुमसे क्या मेंटेनेंस लेंगे, या वाइफ फिर से रीमैरी कर गई हो, या फिर जो उसको ये डाइवोर्स के बाद एक लमसम अमाउंट मिलना था, परमानेंट एलिमनी जो हिंदू लॉ में बोलते हैं, मुस्लिम लॉ में वो वर्ड नहीं है, एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, वो मिल गया हो, तो वो अमाउंट मिल गया है तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको ऑलरेडी जितना पैसा मिलना था मिल गया एक बार में। ये चीज है, ठीक है, जब वाइफ मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती है। बाई ताहिरा वर्सेस अली हुसैन 1979, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि उस होलसम मनी जो है वो भी मिल गया हो, तब पर भी जब तक कि वो शादी दोबारा ना कर ले तब तक उसको हस्बैंड को उसको मेंटेन करना ही करना है। मनी मिल गया हो उससे मतलब नहीं, ठीक है, उसके बाद भी हस्बैंड को मेंटेन करते रहना है, ठीक है। चलिए, ये था डाइवोर्स वाइफ का मेंटेनेंस का प्रोविजन। डाइवोर्स वाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो केस में क्या हेल्ड किया गया। ये हेल्ड किया गया कि डाइवोर्स हो गया है तो CRPC 125 के अंदर फीमेल मेंटेनेंस मांगेगी और उसको मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा जैसे किसी और फीमेल को मिलता है। हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि वो मुस्लिम है कि नहीं है, हमको बस ये देखना है कि वो फीमेल है कि नहीं, वाइफ थी कि नहीं, शादी टूट गया है, डाइवोर्स हो गया और वो दोबारा शादी नहीं कर रही है, बस इसी को हमको देखना है। और ये सब जो कंडीशन वो नहीं कर सकना है। क्या हुआ कि जब शाह बानो बेगम का जजमेंट आया तो उसमें ये हेल्ड किया गया कि इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन 125 में मेंटेनेंस मिलेगा, और कब तक मिलेगा, जब तक वो रीमैरी ना करे। इस बात का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुस्लिम विमेंस ने, ठीक है, लेकिन जो उनके ट्रेडिशनल फॉलोअर्स थे इस बात का बहुत ज्यादा विद्रोह किया है कि हमारे पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ किया जा रहा है, हमारा पर्सनल लॉ जो है उसको खतरे में डाला जा रहा है। हमारे पर्सनल लॉ में सिर्फ यही प्रोविजन है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत ही हमको मेंटेन करना है। हमारे जो ये हैं, जो ट्रेडिशन चला रहा है उससे छेड़छाड़ किया जा रहा है। टसल हुआ बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत विद्रोह हुआ, बहुत जगह बहुत सारा चीज हुआ, ठीक। तो अब पार्लियामेंट को, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, उनको उन्होंने एक स्टेप उठाया, उन्होंने एक एक्ट पारित किया। एक्ट का नाम था मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजंस डाले गए, साथी प्रोविजन है, साथी सेक्शन का ये एक्ट है। इस एक्ट में कुछ ऐसे सेक्शंस डाले गए जो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम के केस का जो जजमेंट था उस जजमेंट को डाइल्यूट कर दिया, निष्प्रभावित कर दिया,
ठीक है, क्या क्या वो किए? उन्होंने सबसे पहले, देखो ये जो टसल हुआ था वो यही सी बात पे था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो साहबानो